नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के चलते प्रशासन ने गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। हरिद्वार समेत कई जगह गंगा स्नान पर पाबंदी लगाई गई है। प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर में भी गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। साल का पहला और सबसे पाक ये स्नान होता है, जिसकी हिंदू धर्मों में बहुत महत्वता है। और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के चलते प्रशासन ने ये बड़ा अहम फैसला लिया है। संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, साल का पहला और सबसे बड़ा स्नान होता है मकर संक्रांति का स्नान, जिस पर कोरोना के चलते रोक लगा दी गई है। देखिए चारुल, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में जो साल का पहला स्नान यानी मकर संक्रांति का स्नान है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान करने से जो पाप पुण्य होते हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन इस साल 14 जनवरी को होने वाला मकर संक्रांति का स्नान पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। एक दिन पहले ही जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने एक आदेश जारी किया है कि आने वाले 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान पर पूरी तरह बैन रहेगा। हालांकि जिस तरीके से हरिद्वार में घाट है, उसमें राम घाट हो या फिर हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड घाट हो, सभी जगह पुलिस का पहरा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने ये आदेश जारी किया है और तमाम तैयारियां एक दिन पहले से ही कर ली जाएगी सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके से हर की पौड़ी पे दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और अपने आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में इस साल भी जो होने वाला स्नान मकर संक्रांति का स्नान वो पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। और जितने भी तमाम घाट है, हरिद्वार में राम घाट है, संजय पुल घाट है या फिर ब्रह्मकुंड घाट है, सभी जगह पुलिस का पहरा रहेगा। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को कैसे रोकती है। हालांकि तमाम जो बॉर्डर हरिद्वार से लगते हुए हैं, उसमें गुरुकुल का नारसनपुर बॉर्डर हो या काली नदी चेकपोस्ट बॉर्डर हो या चिड़ियापुर बॉर्डर हो, सभी जगह पुलिस का पहरा रहेगा। और जो लोग किसी विशेष कार्य से आएंगे उनके पास 72 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अगर लोगों के पास रिपोर्ट होगी तो कहीं ना कहीं उनका पता चल सकेगा कि इन्हें कहीं कोरोना की महामारी तो नहीं है। जी संजय, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि संत समाज का इस पर क्या कहना है, क्योंकि हालांकि देखिए, अगर कुंभ के दौरान की बात कर ले तो आखिरी वक्त था जब संत समाज ने भी अपनी ओर से कोऑपरेट किया था इन तमाम चीजों को लेकर, जो पाबंदियां लगी थी, जो सख्तियां लगी थी। ऐसे में साल के पहले स्नान पर भी रोक लगा दी गई है कोरोना की वजह से। संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ अभी साधु संत दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी किसी विशेष व्यक्ति की बीमारी नहीं है। ये एक महामारी है। देश भर में, देश के कोने कोने से जिस तरह से खबरें आ रही है, हालांकि उत्तराखंड की बात की जाए तो प्रतिदिन जो हजारों मामले आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी डर का माहौल बना है। हालांकि साधु संतों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ हैं हम, और अगर कोई व्यक्ति विशेष आता है यानी अस्थियां विसर्जन करने के लिए आता है तो उन्हें परमिशन भी लेनी होगी और कहीं ना कहीं वो आ सकता है। लेकिन साधु संत की इसका भी प्रतिक्रिया देख रहे हैं हम कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन साफ कहा जा सकता है कोरोना महामारी, हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि आप घरों में रहकर ही स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ये महामारी है, इससे बचकर आप सुरक्षित रहकर ही अपना बचाव कर सकते हैं। जी चारुल। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चुनावों को लेकर सीएम धामी का कांग्रेस पर तंज सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावों को लेकर सीएम धामी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के कारनामों और बीजेपी के कामों का होगा मुकाबला। सीएम धामी का कांग्रेस पर बड़ा तंज। सीएम धामी ने कांग्रेस की करप्शन से तुलना की है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करेगी बीजेपी, ये बड़ा ऐलान भी इस दौरान उन्होंने कहा। चुनाव होने वाला है, ये चुनाव उनके कारनामे और हमारे कामों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। सभी जानते हैं कि 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस सरकार को भी सब लोगों ने देखा था किस प्रकार के कृत्य उस सरकार ने किए हैं। हमारा लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं वो काम ही हमारा प्रचार करने वाले हैं। चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश हैं, हमारी पार्टी
पूरे रूप से सभी का पालन करेगी। हमने 2025 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हम देश के श्रेष्ठ राज्य बने, हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने। उसको बनाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है, लगातार काम किया है। सभी विभागों को 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का है। रोड मैप बनाने के लिए भी हमने कहा है, उन्होंने सबको विजन कि अपने अपने डिपार्टमेंटों का 10 साल का एक रोड मैप बनाएं, उसके आधार पर वो आगे। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, अगर सीएम धामी के बयान को देखें तो सीधे तौर पर करप्शन इक्वल्स टू कांग्रेस, और ये भी कहा है कि कांग्रेस के कारनामे और बीजेपी के काम के बीच अब मुकाबला है। जी बिल्कुल चारुल, अब चुनावी दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो चुका है। बीते रोज जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार उन्होंने बीजेपी पर हमला किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तमाम विषयों को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड का विकास हो रहा है। विजय संकल्प यात्रा के दौरान हमने LED वाहनों के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 5 सालों में 1 लाख करोड़ की योजनाओं पर काम हुआ है और 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात अभी प्रधानमंत्री ने 4 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड से जन संबोधन करते हुए दी। 8,600 करोड़ की देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शिलान्यास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। 17,000 करोड़ की अधिक से की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को हल्द्वानी में जनसभा के दौरान किया। तो साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस जहां उसको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का सहारा उसको मिलेगा और युद्ध स्तर पर अगर वो प्रयास करेगी तो कांग्रेस सरकार बन सकती है। बीजेपी एक बार एंटी इनकम्बेंसी की मिथक को तोड़ने का प्रयास कर रही है और वो उसको लग रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की राज्य सरकार के नेतृत्व में जितना भी विकास कार्य उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, जनता एक बार फिर से बीजेपी को आशीर्वाद देगी। चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर जनता के लाखों की संख्या में सुझाव मिले हैं। जो विजय संकल्प रथ जो विजय संकल्प यात्रा के दौरान रवाना हुए थे उनमें लाखों की संख्या में सुझाव, पेटिका में जनता के सुझाव मिले हैं। बीजेपी जो आगामी चुनाव को लेकर जल्द ही मैनिफेस्टो तैयार करेगी। घोषणा पत्र में शामिल करना चाहती है बीजेपी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बैकडेट में करीब 600 पदों पर नियुक्तियां और अपने चहेतों को पोस्टिंग दी है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो सभी नियुक्तियों की जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमीशन द्वारा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से इन्फोर्स करना तो यहाँ एक बड़ा आरोप पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से बीजेपी पर लगाया गया है और कहा है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी अपनी पसंद के हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है और ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। सबसे अहम चीज है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से इन्फोर्स करना ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरी इलेक्शन प्रोसेस का। और मुझको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर वर्तमान सरकार
इलेक्शन कमीशन के आदेश की पूर्णतः नग्न तरीके से, बेहद शर्मपूर्ण तरीके से अवहेलना कर रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी कहेगी तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। बड़ा बयान हरीश रावत की ओर से, और साथ ही ये भी कहा कि इस बार एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा। 2 सीट से चुनाव लड़ने का अनुभव अच्छा नहीं रहा। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हरीश रावत ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। और ऐसे में बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इस बार एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा। मैं दोनों आंखों से देखता हूँ, और लेकिन लड़ एक ही जगह, पुराना एक्सपीरियंस रहा था मेरा, कड़वा हो गया है, तो इसलिए लड़ूंगा एक ही जगह से, मगर लड़ूंगा यदि पार्टी आदेश देगी। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आरोप प्रत्यारोप के बीच ये बात भी साफ है कि इस बार चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ एक सीट से ही लड़ूंगा। 2 सीटों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। हरीश रावत का ये बड़ा बयान है। जी बिल्कुल चारू, पिछली बार की बात करें तो 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार को भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा था। हरीश रावत को तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा था। हरीश रावत के जो स्टिंग ऑपरेशन है मीडिया में वो सामने आए थे। लिहाजा हरीश रावत ने 2 जगह से नॉमिनेशन किया था विधानसभा चुनाव के लिए। एक किच्छा विधानसभा सीट से उन्होंने नॉमिनेशन किया था, दूसरा हरिद्वार ग्रामीण से नॉमिनेशन किया था, और दोनों जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा, और दोनों ही जगह से उन्हें मुँह की खानी पड़ी और प्रचंड बहुमत से वो हारे। आप सोचिए कि प्रचंड बहुमत से लोग जीतते हैं, लेकिन हरीश रावत प्रचंड बहुमत से हारे, और इसी के बाद से कहीं ना कहीं हरीश रावत जो है पिछले 5 साल से चुनाव को लेकर बिल्कुल सक्रिय हैं। तमाम तरीके के आयोजन कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, जगह जगह रैलियाँ, जन संबोधन और रोड शो उन्होंने किए हैं। 5 साल के भीतर हरीश रावत बेहद सक्रिय नजर आए हैं, और इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है, और चुनाव को वो खुद लीड करेंगे। जैसा कि एआईसीसी की बैठक में पिछले दिनों जब वो कांग्रेस के मुख्यालय से दिल्ली से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि हाईकमान ने उन्हें चुनाव को लीड करने का अवसर दिया है, और अब अभियान समिति का जो अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद हरीश रावत कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और हरीश रावत को लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में अस्तित्व में आएगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि इस बार वो एक ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, एक ही जगह से नॉमिनेशन करेंगे, और उत्साह से लग रहे हैं इस बार कांग्रेस। हमारे साथ संजय भी बने हुए हैं। संजय, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ऐसे में हरीश रावत को शायद ये एहसास हो गया कि 2 सीट के पीछे जब वो भागे तो दोनों ही सीट हार गए। इस बार एक ही सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए चारुल, जिस तरीके से विधानसभा 2022 अब समय नजदीक आ गया है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी जो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो साफ जिस तरीके से पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़ा था और उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो इस बार फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि हरिद्वार से भी पिछली बार हरीश रावत ने चुनाव लड़ा था, तो वहां भी भारी मतों से हार का सामना देखने को मिला था। तो साफ कहा जा सकता है कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत का पूर्व चुनाव का अनुभव है वो कहीं ना कहीं कुछ अपने आप में कहता है, और उस अनुभव के आधार पर इस बार 2022 का चुनाव हरीश रावत लड़ेंगे। जी चारुल। चलिए संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस 16 जनवरी तक वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार में लग चुकी है, और इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि युद्ध स्तर पर इस बार चुनावी रण में उतरा जाए और 2022 के चुनाव को फतेह किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव आयोग ने 16 तारीख तक तो वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए कहा है, किस रूप में कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए, हम वर्चुअल माध्यम से भी चुनावी रैलियां करेंगे, एड्रेस करेंगे हमारे वरीय नेता,
माननीय हरीश रावत जी विभिन्न विधानसभाओं के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी संबोधित कर रहे हैं। हमारा अपना कार्यक्रम बिल्कुल चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी चल रहा है, डोर टू डोर भी चल रहा है, पदयात्राएं भी हम करेंगे 5-5 आदमी की टोली में विधानसभा के विभिन्न हिस्सों में, हर पोलिंग बूथ में वहीं का कार्यकर्ता हमारी रोज़ की वहाँ पदयात्रा करेगा और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आमंत्रित करेगा, उनको मोटिवेट करेगा। हमारा कार्यक्रम बिल्कुल चल रहा है, 70 की 70 विधानसभा में लगातार काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है। नॉमिनेशन से पहले बीजेपी जो है अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेगी। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, तमाम लोग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, जनता से फीडबैक ले रहे थे। क्या स्थिति है इस समय उस कमेटी की? हमारा जल्दी मैनिफेस्टो आने वाला है, आप देखिएगा कि इस सप्ताह के अंत तक हम मैनिफेस्टो जारी कर देंगे। अंतिम चरण में है, हमने पूरी तैयारी उसके लिए कर ली है और हमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, क्योंकि भाजपा का काम करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। हम भाजपा की तरह काम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सब लोगों की राय लेके सबसे पूछ के काम करते हैं और घोषणा पत्र का प्रकाशन हमारा अंतिम चरण में है। अच्छा, अंतिम सवाल, आपको नहीं लगता कि चुनावी कैंपेनिंग में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई? क्योंकि शहीद सम्मान यात्रा बीजेपी ने व्यापक स्तर पर निकाली और उसके बाद विजय संकल्प रैली निकाली, उसने विजय संकल्प यात्रा निकली, प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके। आज भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, कहीं हमसे आगे नहीं, वो पीछे है। आप देखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे वो सबके सामने आएंगे और 5 साल में कोई काम किया नहीं, ढोल पीटते रहिए, आप गाल बजाते रहिए, जवाब देना पड़ेगा कि काम कौन कौन से किए। इस प्रदेश में भाजपा ने जिस तरीके से पाप किए हैं, चाहे आप भ्रष्टाचार को किस तरीके से पनपा है, ये सब आपके सामने है। धन्यवाद। तो हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा जोशी से। स्पष्ट रूप से मथुरा जोशी उत्साह से लबरेज नजर आए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस युद्ध स्तर पर चुनावी रण में कूदने को तैयार है और एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। चुनावों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी मजबूती को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियां कोविड-19 की नई गाइडलाइंस के बाद वर्चुअली प्रचार प्रसार में जुट गई हैं और इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा सोशल मीडिया पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुजाता साबत पाढ़ी ने अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को वर्चुअल माध्यम से जनता तक पहुंचाने के तरीकों की जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड में बहुत सारी योजनाएं बनी है। उस योजनाओं को हमारी महिलाएं जो बहनें हैं हमारी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे बूथ लेवल तक वो उसको पहुंचाएं। इसी संदर्भ में हमारी ये सोशल मीडिया की कार्यशाला थी और जो उत्तराखंड की जो योजना है या देश भर में जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है, उससे महिलाओं का सिर्फ विकास नहीं हो रहा है बल्कि वो आगे भी बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। और इसी संदेश को नीचे तक बूथ लेवल तक ले जाने के लिए हमने ये आज कार्य। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कहा जा सकता है कि अगर डिजिटल तौर पर देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है कि वर्चुअली किस तरह से तमाम चीजें अपनानी है कि प्रचार और प्रसार बेहतर तरीके से हो सके। बिल्कुल चारू, अगर चुनावी प्रचार की बात करें डिजिटल माध्यम से तो इसका आगाज़ भारतीय जनता पार्टी ने ही पिछले 1 दशक के भीतर किया है और तमाम जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल माध्यम से लगातार जो है प्रचार अभियान में उसने तेज़ी लाई है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से तमाम चुनाव प्रचार किए हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि वर्चुअल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ा जा सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ प्रदेश के लिए किया है, इन तमाम योजनाओं को जनता के समक्ष रखा जा सके। इसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया प्रभारी हैं सुजाता साबत पाढ़ी, जो कि दक्षिण भारत से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं,
बीते दिनों वो उत्तराखंड में थी, राजधानी देहरादून में उन्होंने लगातार जो है यहाँ की जो महिला मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी उनके साथ बैठक की और महिलाओं की जो ड्यूटी है उसको सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि महिला अब जो सोशल मीडिया से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रसार है आगामी 16 तारीख तक उसमें तेजी लाएं। हर पदाधिकारी को वक्त भी बहुत कम है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाले एक्टिव होना। आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी पार्टियों के नेता चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं और कांग्रेस से लक्सर सीट के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे प्रमोद खरी ने चुनाव प्रचार कार्यालय की शुरुआत की और इस दौरान प्रमोद खरी ने कहा कि लक्सर की जनता का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। ये चुनाव की पूरी तैयारी है हमारी और मैं पूरी कमर कस चुका हूं और आला कमान को देखना है कि वो कांग्रेस का टिकट किसको देते हैं और मैं तो अपनी तरफ से पूरा अपना समर्थन मांगता हूं पार्टी से भी। और जिस तरह से लक्सर की विधानसभा का जो मुझे समर्थन मिल रहा है युवा साथियों, बुजुर्गों को, माताओं का, उससे मैं बहुत खुश हूं और आगे मैं कांग्रेस आला कमान से यही प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस का टिकट मुझे दें और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीट जो है मैं 100% निकाल के दूंगा कांग्रेस को। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ चुनावों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि उत्तराखंड में दूसरे फेज में चुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। आज की जो बैठक में बेसिकली कोविड का जो गाइडलाइंस है, कोविड का गाइडलाइंस में जो एसडीएम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी के अनुसार जो गाइडलाइंस आया है और जो कमीशन से गाइडलाइंस गया है जिसमें हर कैंपेनिंग पीरियड पे जो भी रैलीज होंगे, जब परमिशन मिलेगा उस रैलीज में मैक्सिमम कितने लोग होंगे, कौन सी चिल्लित ग्राउंड्स में ये होगा, उसके बारे में सभी डिस्कशंस डीएम साहब के साथ और एसपी साहब के साथ और बाकी सभी आरओ साहब के साथ हुआ है और उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि कोविड का सभी गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन होना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर्स और आपका जो थर्मल स्कैनर्स के यूज करते हुए ही करना चाहिए। हरिद्वार के बहादुराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किए जा रहे कोविड-19 के एंटीजन टेस्ट में 65 लोगों की जांच की गई, जिसमें एंटीजन टेस्ट के दौरान 3 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद तीनों लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया। तीनों कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो लगातार कोरोना की जांच की जा रही है। 65 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 3 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरिद्वार के सिडकुल में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। गाड़ी पार्क करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है। मामूली कहासुनी में दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई है। शोक सभा में आए लोगों की गाड़ी पार्क करने पर विवाद हुआ था। विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और तलवार भी चली। दोनों पक्ष में 8 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। संवाददाता संजय पुंडीर का रुख करेंगे। संजय, महज गाड़ी पार्क करना एक मामूली सी बात ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया कि नौबत फायरिंग तक आ गई? देखिए चारुल, देर रात की बात है। ये जो हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद का मामला है, जहां गाड़ी पार्क को लेकर एक पहले थोड़ी देर कहासुनी हुई। उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि पहले एक दूसरे के ऊपर पथराव हुए, उसके बाद लाठी डंडे चले और नौबत इतनी आ गई कि एक दूसरे की जान लेने के लिए दोनों पक्ष ही उतारू हो गए। हालांकि समय रहते पुलिस बल वहां मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक मामला इतना गंभीर हो चुका था कि दोनों पक्षों में खून खराबा हो गया। इसमें कई लोग घायल हुए हैं जो निजी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि जो सीरियस लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो साफ कहा जा सकता है कि आचार संहिता भी है, ऐसे में लोगों को संभल कर रहना चाहिए। लेकिन प्रशासन से हमारी बात हुई है, पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक छोटी सी बात को लेकर इतने बड़ा मामला हुआ है, ये कहीं अपने आप में सवाल है। हालांकि लोगों को किस तरह से संभल के रहना है। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।